नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी का सीबीएसई का एनसीईआरटी यानी सीबीएसई का जो ज्योग्राफी का आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो ये रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई, ठीक है, ये क्या है देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई नेम एंड वेरियस एटम्स, नेम द वेरियस एटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन योर विलेजेस एंड टाउन्स। In our villages and towns, list the atoms and name the material used in their making। अगर आप विलेज में रहते हैं या टाउन में रहते हैं, कहाँ पे भी रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप ना आपका जीवन क्या है, आसान बनाती है, कंफर्टेबल बनाती है। ठीक है, ऐसे कौन से संसाधन है, ऐसे कौन से आइटम्स है जो आपका जीवन आसान बनाती है। जैसे कि आपका समझो हाउस में रहते हो, ठीक है, हाउस में रहते हो तो हाउस भी एक क्या है चीज, आपका जीवन आसान बनाती है। अगर आपका घर अच्छा है, पक्का हाउस है सीमेंट से ईंटों से बने वाला है, तो ये भी आपका जीवन क्या बनाती है, आसान बनाती है। और हाउस में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बेड होता है, फैन होता है, एसी होता है, कूलर होता है, ठीक है, उसके बाद मिक्सर होता है, ठीक है, गैस होता है, ठीक है, भरपूर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो बेड है, आपकी लाइफ सोने में आपको दिक्कत नहीं हो जाएगी। फैन है, एसी है या कूलर है, फैन है, एसी है या कूलर है। जो किसी के घर में फैन होगा, थोड़े रिच हो गए तो उनके घर में कूलर और एसी भी होगा। ठीक है, फैन एसी जो भी है, तो आपको क्या गर्मियों में क्या कंफर्ट देती है। गर्मी हो रही तो आप फैन लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। मिक्सर है तो आप आसानी से जो भी ग्रीन करना है वो ग्रीन कर सकते हैं। गैस है तो जल्दी से जल्दी आप क्या बना सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। तो ये बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ आसान बनाती है। उसके बाद जो कि आसपास चीजें, जैसे कि बस है, कार है, ऑटो है, टू व्हीलर है, ठीक है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, ये बहुत सारी चीजें। आपको समझो गांव से शहर जाना है, गांव से शहर जाना, तो आप बस का, कार का, टू व्हीलर का, किसी भी चीज का इस्तेमाल करके आप जा सकते हो। पहले लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे, वॉकिंग करके जाते थे, क्योंकि उनको वॉकिंग करके जाते हैं, पैदल करके जा रहे थे तो बहुत टाइम लगता था उनको। ठीक है, आप ये चीजें हैं तो आपकी लाइफ क्या बनी है, कंफर्ट बनी है। यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो चीजें है किस मटेरियल से बनी है वो भी नेम बता सकते हैं। जैसे कि बेड है, बेड किसका बन सकता है, समझो बेड है, एक तो लकड़ी का होता है, वुड का होता है, ठीक है। बेड क्या होता है, एक तो वुड का होता है, दूसरा क्या होता है, आयरन का होता है, तीसरा स्टील का हो सकता है, ठीक है। ऐसे बेड बनता है, ठीक है। ये जो मटेरियल यूज किया है किसी भी चीज को बनाने में, वो उसका नाम बताना है, ठीक है। आसान है। उसके बाद देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते पढ़ते क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर मीन, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो ये रिसोर्स का डेफिनेशन, आपके चैप्टर का नाम ही रिसोर्स है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स का डेफिनेशन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में रिसोर्स का डेफिनेशन 100% पूछा जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, रिसोर्स का डेफिनेशन याद ही करना है। तो रिसोर्स क्या है, सिंपल है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो भी चीजें हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जो चीजें हमारी जो नीड्स है, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो भी हमारी नीड्स है, जरूरत है, उसको सेटिस्फाई करते हैं, प्रोवाइडेड। लेकिन इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल, हमें इकोनॉमिकली वो एक्सेस करने में टेक्नोलॉजी का यूज करके, इकोनॉमी हमारे पास उतने पैसे हैं, पैसे होने चाहिए और ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए उसे निकालने के लिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली मतलब जो सोशली जो हमारा कल्चर है, लोग सोसाइटी में क्या करे, उसे एक्सेप्ट करे, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो ये तीन चीजें याद करना है तुम्हें। एवरीथिंग क्या है, सिंपली देखो, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, जो कुछ हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इस टर्म कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स, ये रिसोर्स का डेफिनेशन है। तो ये रिसोर्स का डेफिनेशन क्या करना है,
तुम्हें याद ही करना है। उसके बाद ये ट्रायंगल देखते हैं क्या है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इंटरडिपेंडेंट मतलब टेक्नोलॉजी, उसके बाद नेचर, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ह्यूमन बींग्स हम अंदर है सबसे मिडल में ह्यूमन बींग्स, ये टेक्नोलॉजी हो गया, ये नेचर यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट, जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट बाहर का इन्वायरमेंट है उसे फिजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं, और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये चार्ट है, चार्ट देखने से पहले क्या करते हैं, ऊपर का देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखे वाला देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आगे देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। कैसे इंटरैक्ट करते हैं, आप समझो, आप क्या है, जो भी चीजें आपको लगती है, जैसे कि क्लॉथ्स लगते हैं, क्लॉथ्स, फूड लगता है, वाटर लगता है, जो भी चीजें है, समझो वाटर निकालना है आपको, वाटर नेचर में अवेलेबल है, चाहे रिवर हो तो रिवर है, पॉन्ड है, या तालाब है, या बोरवेल है, या वेल है, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, इजीली रिवर्स में से इजीली निकाल सकते हैं, तो इजीली निकालते हैं। या नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप किसी चीज का यूज करके, किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जमीन में से वाटर निकाल सकते हैं। जैसे हैंडपंप है, बोरवेल है, उसकी मदद से आप टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी का यूज हम किस लिए करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का हम उपभोग कर सके। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया है, क्या क्वेश्चन किया गया, मेनी जो लोग हैं हमारे सोसाइटी में, बहुत सारे लोग हैं, वो क्या समझते हैं, रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज समझ में आया होगा, जो भी संसाधन आपके आजू बाजू में दिखते हैं वो सभी रिसोर्सेज है। तो उसमें दो रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक मैन मेड रिसोर्सेज हो सकता है, मैन मेड मतलब मैन मेड, ठीक है, मैन मेड या ह्यूमन बींग्स ने बनाए वाला, तो ह्यूमन बींग्स ने बनाया वाला उसे मैन मेड बोलते हैं। और दूसरा है नेचुरली अवेलेबल, ठीक है, नेचुरली अवेलेबल, नेचर में है, नेचुरली अवेलेबल है उसे। तो दो टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, एक मैन मेड है, दूसरा नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है। तो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मेनी। तो जो रिसोर्सेस है फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, नेचर का फ्री गिफ्ट है क्या, नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, फ्री गिफ्ट है क्या, नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट, यहां पे आंसर दिया है, दे आर नॉट। रिसोर्सेस आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स themselves are essential component of resources। ह्यूमन बींग्स भी एक क्या है, रिसोर्स का एक essential component है। They transform material available in our environment into resources and use them। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो भी मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसका उपभोग करते हैं। जैसे कि आयरन रॉ फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में है, तो आयरन रॉ फॉर्म में, उसका आयरन रॉ फॉर्म में मिट्टी में मिलता है, उसका क्या करते हैं, आयरन है, कोल है, बहुत सारे मिनरल्स है, तो उसको यूज करते हैं। जैसे कि आयरन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो रॉ फॉर्म से अच्छा आयरन बनाते हैं और आयरन से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे आयरन से आयरन रॉड बना के बिल्डिंग में या गाड़ी में किसी में भी यूज कर सकते हैं आप आयरन, ठीक है, आयरन या स्टील, ठीक है, बहुत सारी चीजों में आप क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू resources and use them। These resources can be classified in the following ways। resources classify कर सकते हैं, किस किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब रिसोर्सेज का पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसमें बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहां पे ओरिजिन है उसके बेसिस में बायोटिक एंड अबायोटिक। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तीसरा, ये सब डिटेल में देखेंगे हम। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कौन ओन करता है, इंडिविजुअल यानी एक आदमी खुद, वो इंसान ओन करता है। कम्युनिटी, बहुत सारे आदमी मिलके कम्युनिटी
नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल गवर्नमेंट या इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडीज ओन करते हैं उसके बेसिस पे। और लास्ट है डी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कैसे डेवलप हुआ है, पोटेंशियल मतलब आगे जाके उसे यूज कर सकते हैं, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है, इसके बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का ये चार्ट दिया वाला देखते हैं। रिसोर्सेस एक तो होते हैं, तुम्हें मैंने बताया पहले बताया, नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस पहले देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस में पहला होता है रिन्यूएबल, जो रिन्यू होते हैं उसे रिन्यूएबल बोलते हैं। उसमें कंटिन्यूअस और फ्लो, एग्जांपल विंड, वाटर, ये तुम्हें दिखता ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं तो देख लेना। तो इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, एग्जांपल कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, एग्जांपल इसका क्या एग्जांपल है, विंड और वाटर, ये हो गया। उसके बाद बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज देखते हैं। बायोलॉजिकल में दो इसका कैटेगरी होता है, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट। बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब जो भी पेड़ पौधे ये जंगल है, ये नेचुरल रिसोर्स में आता है, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जो पशु पक्षी है वो वाइल्ड लाइफ उसे कहते हैं। उसके बाद ये रिन्यूएबल में हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल, जिसे रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब इसका यूज करने के बाद, इन रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स है लेकिन उसका यूज करने के बाद, वो एक बार यूज करने के बाद क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल। तो उसमें नॉन रिन्यूएबल में क्या है, रिसाइकलेबल, एग्जांपल मेटल्स, तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, लेकिन रिसाइकलेबल है। रिसाइकलेबल एग्जांपल मेटल, मतलब क्या है, समझो आपके पास आयरन है, आयरन यूज किया आपने और वो मतलब क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, यूज में नहीं है तो उसे रिसाइकल करके नया आयरन उसमें से कोई नई चीज बना सकते हैं, ठीक है, उसे रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, रिन्यू नहीं कर सकते, उसे क्या कर सकते हैं आप, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन रिसाइकलेबल, मतलब जो एक बार यूज करने के बाद उसे रिसाइकल नहीं कर सकते, मतलब वो खत्म हो जाता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, जैसे कि आपके पास पेट्रोल है, गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, क्या डालते हो, डीजल डालते हो, पेट्रोल डालते हो, या गाड़ी में डीजल पेट्रोल डालते हो या सीएनजी डालते हो, ठीक है। तो ये एक बार यूज करने के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। या कोल है, कोल भी एक बार यूज करने के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखना है हमें, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्कूल्स है, स्कूल्स क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस में आ जाता है। और उसके बाद कौन से भी इंस्टीट्यूट है, समझो गवर्नमेंट है, सरकारें है, ठीक है, अस्पताल है, ये ठीक है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस में आ जाता है। उसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी, उसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसोर्स होता है, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। तो ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। इसमें से बहुत सारा, जो ये किताब क्या है, तुम्हारी पुरानी वाली किताब है, तो ये जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के पहले वाली किताब है, तो इसमें बहुत सारा मतलब सब कुछ दिए वाला है, और बहुत सारी चीजें तुम्हारे जो नए बुक्स है उसमें क्या किए, निकाल दी गई है। तो मैं पूरा का पूरा पढ़ाता हूं, जो तुम्हारे सिलेबस में वो तुम देख लो, और जो नहीं है उसे तुम क्या कर दो, स्किप कर दो, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा ले लेता हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, पहला हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो पहला उसमें है बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज किसको बोल सकते हैं, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, बायोटिक रिसोर्सेज, व्हाट आर द बायोटिक रिसोर्सेज, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। तो बायोटिक रिसोर्सेज हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, बायोटिक, दीज आर मतलब बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। ये फ्लोरा और फौना आया है वर्ड, ठीक है। फ्लोरा और फौना क्या है, फ्लोरा और फौना का मतलब मैं बताता हूं। फ्लोरा मतलब जो भी प्लांट है उसे फ्लोरा बोलते हैं, जो भी सब पूरे यहाँ पे हमारे अर्थ पे जो प्लांट है उसे फ्लोरा बोलते हैं, और जो भी पूरा वाइल्ड लाइफ है उसे बोलते हैं फौना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। तो फ्लोरा और फौना तुम्हें समझ में आया होगा, एनिमल्स मतलब फौना, फ्लोरा मतलब पूरे प्लांट्स, ठीक है।
ये समझ में आया होगा, ठीक है। फिशरीज लाइव स्टॉक्स तुम्हें पता है, लाइव स्टॉक्स मतलब ये जो कि जानवर है उसे लाइव स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें, गाय भैंस बकरी सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा तुम्हें कि बायोटिक रिसोर्सेस क्या होता है। उसके बाद अबायोटिक रिसोर्सेस देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, अबायोटिक रिसोर्सेस। All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals. मतलब जो बायोटिक नहीं है, बायोटिक रिसोर्सेस में क्या होती है, आपको जान दिखाई देगी, ठीक है। मतलब वो क्या होते हैं, उसे सजीव बोल सकते हैं और ये निर्जीव बोल सकते हैं। मतलब बायोटिक में क्या होती है, आपको फ्लोरा प्लांट्स में जान है, ठीक है, एनिमल में जान है, कोई भी लाइव स्टॉक्स में जान है, फिशरी में जान है, जो जीवंत है उसे बायोटिक बोलते हैं। और अबायोटिक मतलब क्या होता है, जिसमें जान नहीं, जैसे कि क्या है, रॉक्स में जान नहीं होते, मेटल्स में जान नहीं होते, तो वो हो गए अबायोटिक रिसोर्सेस, ठीक है। तो बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेस के बेसिस पे आपको बायोटिक और अबायोटिक समझ में आया होगा, ठीक है। ये दोनों रिसोर्सेस, ठीक है, ये दो समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब खत्म, एग्जॉस्ट मतलब क्या होना, खत्म होना। तो पहला देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस जिसको रिन्यू कर सकते हैं, शॉर्ट में इसे क्या बोल सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब जो जिसे रिन्यू किया जा सकता है उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं। द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड, देखो यहाँ पे दिया वाला है, द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है, द रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस है जिसको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यूड और रिप्रोड्यूस उसे और रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे भी, बाय फिजिकल मतलब फिजिकल प्रोसेस से, या केमिकल प्रोसेस से, या मैकेनिकल प्रोसेस से। मतलब जो रिसोर्सेस को हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या बाय फिजिकल प्रोसेस, बाय केमिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस, तो उसे बोलते हैं रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस। तो ये डेफिनेशन आपको क्या करना है, याद करना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके दो चार एग्जांपल आपको क्या करना है, याद करना है। फॉर एग्जांपल, तो इसमें पहला एग्जांपल है सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एंड विंड एनर्जी ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है। फॉरेस्ट and wildlife etc. The renewable resource may further be divided into continuous or flow. तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ हमने देखा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमने फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस और फ्लो में, ठीक है। ये छोड़ दो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखना है, जो अभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको समझ में आया है, ठीक है। जो रिन्यू होते हैं उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और जो रिन्यू नहीं होते उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, these occur over a very long geological time. These occur over a very long geological time, मतलब बहुत सालों बाद ये बनते हैं, मतलब हजारों लाखों साल मिलियंस साल के बाद ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेस। तो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स बनने में आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। कितने ईयर्स लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, ठीक है। मिनरल्स या और फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, ठीक है। मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन से, दीज रिसोर्सेस मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को बनने में बहुत मिलियंस ईयर लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, ठीक है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स इसके एग्जांपल्स है, आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेस। These resources take millions, यहाँ पे लिखा है देखो, millions of years in their formation, तो इनको लाखों साल लगते हैं बनने में। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. तो इसमें से जो रिसोर्सेस है जैसे कि मेटल्स है, मेटल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, और जो फॉसिल फ्यूल्स है पेट्रोल डीजल ये कोल उस सीएनजी इसे हम क्या नहीं कर सकते,
रिसाइकल नहीं कर सकते। एक बार आप यूज कर दिए पेट्रोल का, एक बार गाड़ी में डाल दिए और यूज कर दिए तो एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेस। दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मेनी फार्मर्स ओन लैंड which is allotted to them by the government against the payment of revenue। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल मतलब जो आदमी खुद किसी रिसोर्स को ओन कर सकता है उसे इंडिविजुअल रिसोर्स बोलता है। जैसे कि फार्मर्स क्या ओन करता है? लैंड क्या करता है? ओन करता है। और लैंड फार्मर्स को किसने दिया है? फार्मर्स को लैंड दिया है गवर्नमेंट ने। किसने दिया है? फार्मर्स को लैंड गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, तो अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इन विलेजेस देर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देर आर मेनी हु आर लैंडलेस। तो आप गांव में जाके देखेंगे बहुत सारे लोग हैं उनके पास लैंड होता है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो लैंडलेस होते हैं जिसके पास लैंड नहीं होता। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स। तो अर्बन पीपल के पास क्या होता है? अर्बन जो शहर में लोग रहते हैं उनके पास क्या होता है? प्लॉट्स रहता है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। प्लांटेशन, pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some of the examples of resources ownership by individuals। जैसे कि आपके मतलब प्लांटेशन, किसी किसान ने प्लांटेशन किया है, ठीक है, या पास्चर लैंड्स है, पॉन्ड्स है, या वाटर वेल्स है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स ओनरशिप के कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। तो कौन से रिसोर्स आपके हाउस होल्ड में ओन करते हैं, ऐसा लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। कम्युनिटी मतलब इंडिविजुअल मतलब एक आदमी। इंडिविजुअल मतलब क्या है? एक आदमी उसे ओन करता है। कम्युनिटी मतलब खूब बहुत सारे लोग मिलके उसे ओन करते हैं, उसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस बोलते हैं। There are resources which are accessible to all the members of the community। There are resources which are accessible to all the members of the community मतलब सबके लिए वो resources क्या है? कम्युनिटी के लोगों के लिए अवेलेबल है। विलेज कॉमन्स मतलब ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स। तो ये क्या है? जैसे कि सबके लिए अवेलेबल है। एक विलेज है तो विलेज के सब लोगों के लिए क्या है? जैसे बरियल ग्राउंड्स, किसी की डेथ हो गई तो कोई भी जाके उसे वहां पे बरी कर सकता है। ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स मतलब ग्रेजिंग ग्राउंड जहां पे जानवर होते हैं, जानवर को चरने के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, लेके जाते हैं तो उसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स करते हैं, जानवर वहां पे ग्रेजिंग करते हैं। ठीक है, तो घास खाते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स मतलब जहां पे घास होता है और कोई भी अपने जानवरों को वहां पे ले जाके क्या करता है? घास खिला सकता है। ठीक है, उसके बाद विलेज पॉन्ड्स मतलब विलेज का पॉन्ड्स होता है। ठीक है, तालाब। पब्लिक पार्क्स जैसे कि गार्डन होता है। पिकनिक स्पॉट्स ये क्या है? सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज का एग्जांपल है। उसके बाद प्लेग्राउंड जहां पे सब बच्चे जहां पे जाके गांव के खेलते हैं। ठीक है, या गांव के या अर्बन एरियाज में होता है उसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। इन अर्बन एरियाज डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। डी फैक्टो मतलब जो भी लोग मतलब कहां पे भी कोई भी चीज कम्युनिटी ओन्ड हो, जैसे प्लेग्राउंड हो, किसी इंडिविजुअल का नहीं, मतलब प्लेग्राउंड किसी मतलब कॉमन है, गवर्नमेंट का है, प्लेग्राउंड है या पॉन्ड है या कुछ है, तो वहां पे सब लोग जाके क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं, उसका यूज करते हैं, उसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज मतलब जो देश ओन करता है, नेशनल गवर्नमेंट ओन करता है या देश ओन करता है, उसे नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली अगर बोलेंगे तो सबके सब रिसोर्सेज नेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, नेशन मतलब नेशन के अंदर सबके सब आता है। टेक्निकली बोलेंगे तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। नेशन के अंदर सब रिसोर्सेज आते हैं, नेशन ओन करता है। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। कंट्री मतलब नेशन के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं हम या नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है, सबको पॉलिटी का लेक्चर आपने देखा नहीं होगा तो उसमें देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। तो ये टेक्निकली सब
सबके सब नेशनल रिसोर्सेस में आ जाता है। अगर आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपके घर में क्या है, वेल है, क्या है आपके घर में, क्या है, वेल है, घर में या खेत में, लेकिन वहां पे विलेज में क्या हो रहा है, पानी की कमी चल रही है, पानी नहीं है, सूखा पड़ गया है, तो गवर्नमेंट आपकी वेल को क्या कर सकती है, सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है, और ये वेल का पानी क्या कर सकती है, फॉर द सेक ऑफ लार्जर पब्लिक गुड, सबके भले के लिए आपकी वेल को सीज करके ये पानी, वेल का पानी सब लोगों में बांट सकती है। तो गवर्नमेंट को क्या है, पब्लिक गुड के लिए आपको, गवर्नमेंट को क्या है, राइट है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर, द कंट्री मतलब गवर्नमेंट कंट्री के हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन सी भी क्यों ना हो, लेकिन पब्लिक का उसके पब्लिक का भला हो तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, सीज कर सकते हैं और लोगों में बांट सकते हैं। ठीक है, सरकार आपने निजी हेतु के लिए नहीं, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो खुद के यूज के लिए नहीं, लेकिन जिससे पब्लिक का, ज्यादा लोगों का भला हो रहा है, तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि रोड बन रहा है, समझो ये रोड बन रहा है, रोड बन रहा है और आपका यहाँ पे लैंड आ गया अंदर बीच में, तो लैंड ये आपकी गवर्नमेंट लेती है ना, नहीं लेती है या नहीं, तो गवर्नमेंट लैंड क्या करती है, आपकी लेती है और यहाँ से रोड बनाती है, उसका मुबदला आपको गवर्नमेंट दे देती है, कुछ पैसे चाहिए, मतलब पैसे जिसको भी जो भी रेट है, जो भी रेट से आपकी जितने पैसे हो रहे उस लैंड के, वो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको दे देती है। ठीक है, यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे एग्जांपल भी आ गया, देखो, तो आपने देखा होगा ये रोड्स, कैनाल्स बनते, रेलवे बनते, तो कंस्ट्रक्ट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते, किसी इंडिविजुअल की जमीन के ऊपर ही करते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्वायर करती है, क्योंकि ये रोड्स अभी रोड्स क्या है, लार्जर पब्लिक गुड्स के लिए है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रोड्स बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग, सब लोग क्या कर सकते हैं, इससे ट्रेवल कर सकते हैं, कैनाल्स बनाएंगे तो सबके लिए फायदा होगा, रेलवे बनाएंगे तो सबके लिए फायदा होगा, इसलिए इंडिविजुअल्स की ओन प्रॉपर्टी, मतलब जो भी इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, ठीक है, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड विद इन द political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles 19.2 km from the coast termed as a territorial water and resources therein belong to the nation। तो ये बहुत मतलब थोड़ा बहुत टेक्निकल हो गया, तो जो भी मतलब हमारे देश का, मतलब ये समझो एरिया है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली मैं मैप नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन हमारे देश का ये समझो बाउंड्री है, समझो, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा अच्छा निकलता हूं, ठीक है, देखो हमारे देश का ये क्या है, समझो बाउंड्री है, ठीक है, एग्जैक्टली मैप नहीं है, लेकिन हमारे देश का ये बाउंड्री है, समझो ये हमारा इंडिया है और इंडिया का ये पूरा बाउंड्री है। तो यहाँ पे देखो मैं इसके अंदर जो भी फॉरेस्ट आता है, जो भी वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आते हैं गवर्नमेंट के हो गए, लेकिन ये तो आपको सबको पता है कि ये इसके अंदर ये पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई, ये कौन सी बाउंड्री हो गई, ये पॉलिटिकल बाउंड्री, इसके अंदर जो भी आता है ये गवर्नमेंट का होगा। लेकिन इसके बाद कुछ हमारे यहाँ पे इधर देखेंगे तुम, वेस्ट साइड को क्या है, तो अरबियन सी है, यहाँ पे अरबियन सी है, मतलब इधर वाटर है, ठीक है, इधर वेस्ट साइड को गुजरात से यहाँ से वाटर है, ठीक है, ऐसा वाटर है हमारे यहाँ पे कंट्री को, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन, आपने मैप देखा होगा इंडियन ओशन, ठीक है, तो आपने मैप देखा होगा, देखता हूं मैं यहाँ पे मैप है क्या, एक मिनट में क्या करता हूं, मैप यहाँ पे दिखा देता हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इंडियन मैप, ठीक है, तो ये इंडिया का मैप लेते हैं, ठीक है, ये मैप लेते हैं हम इंडिया का, ठीक है, तो बड़ा करते हैं इस इमेज को, ठीक है, अब ये आपको इंडिया का मैप देख रहा होगा, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया का ये जो इसके अंदर, मतलब ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, यहाँ से पूरा ये इंडिया का बाउंड्री है, पूरा यहाँ से इसके अंदर देखो, पूरा ये बांग्लादेश छोड़ के, ठीक है, ये बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी है, फॉरेस्ट है, कौन सा भी हो, तो नेशनल रिसोर्स हो गया। लेकिन तो यहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे एक वर्ड आया ना, देखो यहाँ पे क्या है, 12 नॉटिकल यहाँ पे आया ना, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 19.2 किलोमीटर होता है एग्जैक्टली, ओके, फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज अ टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयरिन बिलोंग टू द नेशन। तो ये क्या होता है देखते हैं, ठीक है,
तो यहां से अभी मैं यहां पे लिख नहीं सकता, ठीक है। तो यहां से मैं तुम्हें ये देखो जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है, ठीक है, जूम करने वाला उसे देखो, ठीक है। समझो ये एरिया है हमारा, ये क्या है, कोस्ट लाइन है ये हमारी, ये क्या है, ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना, ये कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये कोस्ट लाइन, यहां से देखो कौन सी भी कोस्ट लाइन ले सकते हो। ये कोस्ट लाइन से यहां से इधर तक, मतलब यहां से इधर तक कहां तक, 19, यहां पे लिख नहीं सकता मैं, 19 पॉइंट जो कि कितना किलोमीटर था, 12 नॉटिकल बोलते हैं उसे, या 19.2 किलोमीटर, कितना, 19.2 किलोमीटर तक, जो भी मतलब यहां से 19.2 किलोमीटर तक अंदर तक क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर होता है, ये टेरिटोरियल वाटर होता है। इसके अंदर मतलब इस वाटर के अंदर 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर तक जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो ये कंट्री क्या करती है, ओन करती है। जिसमें जैसे फिशेस हो या कोई मिनरल्स मिला या जो कुछ भी मिला, तो ये इस कंट्री का, मतलब ये इंडिया है, और इंडिया के इंडिया के कोस्ट लाइन से 19.2 किलोमीटर के अंदर है, तो ये हो गया नेशनल रिसोर्स। तो यहां से कहां से भी देख सकते हो, ये कोस्ट लाइन से 19.2 किलोमीटर, ये कोस्ट लाइन से 19.2 किलोमीटर, ठीक है। ये नहीं, ये बांग्लादेश का, यहाँ पे एक बांग्लादेश है, बांग्लादेश का छोड़ के, ठीक है, अपने कोस्ट लाइन में, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये बांग्लादेश है, ये छोड़ के, ठीक है। तो हमारे कंट्री की जो बॉर्डर लाइन है, वहां से कोस्ट लाइन के अंदर 19.2 किलोमीटर तक ये हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपना वाटर नहीं होता है, मतलब उसके बाद क्या होता है, वो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। आगे आए इंटरनेशनल रिसोर्स, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions। तो देखो, तो आपको एक बात समझ में आई होगी, क्या समझ में आई होगी, जहां मतलब ये देखो, यहां से 19.2 किलोमीटर के अंदर 19 पॉइंट मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक ये जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस ले सकते हैं, लेकिन 200 किलोमीटर तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उस कंट्री का, मतलब 200 किलोमीटर के अंदर तक वो कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद वो किसका होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स बन जाता है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड, ओशनिक रिसोर्सेज मतलब ओशन के अंदर 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी जो भी कंट्री है, कोई भी कंट्री खुद उसका यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकती है कि खुद यूज नहीं कर सकती, लेकिन वो परमिशंस जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनसे परमिशन लेके उसका यूज कर सकती है, ठीक है। डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू, अभी यहाँ पे आपको बताया भी है उन्होंने, डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट द राइट टू mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from the area which lies beyond the exclusive economic zone, identify some other resources which are international in nature, ठीक है। तो इंडिया को मतलब ये राइट मिला है, इंडिया को राइट मिला है, क्या राइट मिला है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड ओशन में, इंडियन ओशन में हम क्या कर सकते हैं, वहां पे मैग्नीज नूडल्स निकालने का परमिशन मिला है, ठीक है। ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन कोई भी ले सकता है, और उसको परमिशन मिला तो वो क्या कर सकता है, वहां से रिसोर्सेस क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके बाद ये पॉइंट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस विच आर found in a region but have not been utilized. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Potential resources मतलब potential है उस एरिया, मतलब कौन सा भी एरिया, समझो ये एरिया है, इस एरिया में क्या है, पोटेंशियल है, ये इस एरिया में क्या है, पोटेंशियल है, मतलब आप फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, इस एरिया में फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल बताया कि राजस्थान, हमारा जो राजस्थान एक स्टेट है और गुजरात जो स्टेट्स है मोस्टली डेजर्ट स्टेट्स है, तो यहाँ पे हम क्या सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी यहाँ पे देखो विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी के प्लांट्स
लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी का प्लांट और विंड एनर्जी का प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन हमने पूरा यूटिलाइजेशन किया नहीं। अभी ये ओल्ड किताब है, अभी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, विंड एनर्जी के प्लांट्स लगा रहे हैं, वहां पे सोलर एनर्जी के भी लगा रहे हैं, लेकिन पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। मतलब पोटेंशियल रिसोर्स वहां पे क्या है, पोटेंशियल है, और फ्यूचर में उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेस, उसके बाद क्या आता है, डेवलप्ड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस विच आर surveyed and their quality and quantity have been determined for the utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. तो developed resources मतलब एक आध एरिया है, उस एरिया का सर्वे किया है, क्या सर्वे किया है, और उसके बाद कितना क्वांटिटी है और किस कैसा क्वालिटी है, क्वांटिटी भी पता है आपको और क्वालिटी भी पता है, कैसी क्वालिटी है, have been determined for utilization, यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये होने के बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। क्वांटिटी पता है आपको, क्वालिटी पता है, वहां से क्या है, आपको बस एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्ट करना इजी है क्या, नहीं है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या, टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और आपके पास वो टेक्नोलॉजी है या नहीं है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी एंड देयर फिजिबिलिटी, और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन आपको समझो जैसे कि फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ मिनरल्स मिल रहा है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर की चल रही है, कमी चल रही है। ठीक है, वाटर क्या है, वाटर स्कार्सिटी है, बराबर है, वाटर स्कार्सिटी है, लेकिन हमारे यहाँ पे ओशन है, इंडियन ओशन है और सी है। ये ओशन का वाटर हम यूज कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली पीने के लिए यूज कर सकते क्या, नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिसाइकल करना पड़ेगा, है ना। जो भी उसमें क्या है, सॉल्ट है, उसको मतलब निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिल्टर, मतलब फिल्टर करके हम इसे यूज कर सकते हैं। ओशन के वाटर को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी गंदगी है, सॉल्ट है, जो भी है, उसे फिल्टर करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमें 1 लीटर वाटर फिल्टर करने के लिए कितना कॉस्ट आता है, ये देखना पड़ेगा। समझो 1 लीटर वाटर रिसाइकल करने के लिए हमें 20 रुपीज लग रहे, ₹20 लग रहे, तो ये बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, ये तो हमें फिजिबल भी नहीं है। तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, और सस्ते से सस्ता क्या करना पड़ेगा, सस्ते से सस्ते में हमें ये मिनरल्स हो, वाटर हो, जो भी हो चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद स्टॉक्स, मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कंपाउंड ऑफ 2 inflammable gases, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच रिसोर्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो स्टॉक मतलब स्टॉक है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हुआ नहीं। जैसे आपको पता है वाटर क्या है, कंपाउंड है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 इन्फ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन का कंपाउंड है और ऑक्सीजन। जो वाटर को केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, ये वाटर है, वाटर को केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, H2O। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो ये हाइड्रोजन होगा, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन ये हम अभी तक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम यूज कर सके। ठीक है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, टू यूज देम फॉर दिस पर्पस, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। स्टॉक है और आगे फ्यूचर में हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिजर्व्स, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिजर्व्स है। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व्स क्या है, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। सबसेट पता होगा, ये बड़ा सेट है, उसका छोटा सेट यानी सबसेट। ये बड़ा सेट हो गया, समझो ये बड़ा सेट U हो गया, ये A हो गया, मतलब तो U ये बड़ा सेट हो गया, और ये क्या हो गया, A हो गया सबसेट। तो सबसेट मतलब उसका ही पार्ट है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। ठीक है, this can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus the water in dams, forest
एक्सेप्ट्रा इज रिजोर्स विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। मतलब रिजोर्स है लेकिन वो हम यूज नहीं कर रहे और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिवर का वाटर है, रिवर का वाटर हम किसके लिए यूज करते हैं? रिवर का वाटर पानी के लिए, वॉशिंग कपड़े क्लॉथ वॉश करने के लिए या फैक्ट्री के लिए या खेती के लिए यूज करते हैं। लेकिन रिवर का वाटर हो या डैम का वाटर हो, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ पे कई कई जगह पे हम यूज कर रहे हैं और कई कई पे नहीं। तो ये स्टॉक्स है, ये रिजर्व्स है, तो स्टॉक्स का ही सबसेट है रिजर्व्स। तो हाँ, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ हम रुकेंगे। तो ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो थोड़ी मेरी हिंदी क्या है उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं पहले मराठी में वीडियो बनाता था, अभी हिंदी में बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इसके बाद में कंटिन्यू थोड़ा हिंदी में वीडियो बनाने के बाद हिंदी अच्छी हो जाएगी। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कुछ भी आपको कमी लगती है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक सजेशन दे सकते हैं। सबका हमारे चैनल पे वेलकम है। थैंक यू।